हेलो फ्रेंड्स, उसने गम दे के बताया कि मेरी किस्मत क्या है। उसने गम दे के बताया कि मेरी किस्मत क्या है। हमने गम सह के बताया कि मोहब्बत क्या है। और क्यों परेशान है जमाना मेरी तन्हाई से, इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधना अर्जुन। और आज का जो समय है तो वो अगर सच पूछिए तो तन्हा रहने का ही है। अलग रहिए, खुद सेफ रहिए और अपनों को भी सेफ रखिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदू लॉ का पूरा एक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब डरिएगा नहीं, पूरा एक्ट आज ही डिस्कस करने जा रहे हैं। उस एक्ट में केवल 13 सेक्शंस हैं, तो लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, लिटिल बिट टेक्निकल है, कुछ चीजें उसकी कंफ्यूज करती हैं, लेकिन हम बहुत इजी वे में देखेंगे कि 25 से 30 मिनट में पूरे का पूरा एक्ट कैसे हमारा तैयार होता है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से सुनना है और जहां पे जो चीज हम बता रहे हैं उसको वैसे नोट डाउन करके रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इट इज an act of 1956, or we can say it is 32 act of 1956, and the date of president's consent is 25th August 1956. Under this act there are only 13 sections. हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये 1956 का 32वां एक्ट है। कई एक्ट आए होंगे तो 32 इसका नंबर है। 25 अगस्त 1956 को प्रेसिडेंट ने इस पे अपनी कंसेंट दी। टोटल जैसे कि हमने बताया, टोटल जो इसके सेक्शंस हैं वो कितने हैं, 13 हैं। और हम इसके 13 सेक्शन सभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें तो ये कहा ही नहीं जा सकता कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 ही सेक्शन है तो इनको तो देखना ही पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे बाकी सब एक्ट में होता है, सेक्शन 1 इसका बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। अब शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड का मतलब यही होता है कि इसका नाम क्या होगा, कहां तक ये एक्सटेंड होगा, इसका एक्सटेंशन कहां तक होगा। तो नाम तो हमें पता ही है, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। एक्सटेंड इसका द होल ऑफ इंडिया हो गया है। पहले J&K इंक्लूड था, लेकिन आज की डेट में द होल ऑफ इंडिया हो गया है। सेक्शन 2 की हम बात करें, सेक्शन 2 कहता है दिस एक्ट इज सप्लीमेंटेड टू द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसको जरा समझिए। ये जो गार्जियन या वार्ड्स के रिलेटेड जितने भी लॉ है उस पे ये पहला कानून नहीं है। इस पे एक पहले से ही कानून चला आ रहा है। 1890 में जो एक कानून बना था द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, इसी को ये सप्लीमेंट करता है। यानी उसके किसी भी प्रोविजन में कहीं कोई लैकुना है, कहीं पूरा नहीं है, उसी को ये क्या करता है, सप्लीमेंट करता है और आगे बढ़ाता है। एक बहुत टेक्निकल चीज है यहाँ पे, वो ध्यान रखिएगा कि जो ये द गार्जियन वार्ड्स एंड एक्ट है ये एक सेकुलर एक्ट है। मतलब ये सभी पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। ये सेकुलर एक्ट है, ये केवल हिंदू के लिए नहीं है। लेकिन बाद में जो एक्ट बना था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये केवल हिंदूज पे एप्लीकेबल है, हमें पता है। तो सेक्शन 2 केवल ये कहता है कि ये एक्ट जो है वो एक सप्लीमेंटल है। किस एक्ट का, द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। 1890 का जो एक्ट है ये सेकुलर है, ये केवल हिंदू के लिए है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 3 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट का मतलब ये है कि ये एप्लीकेबल किस पे होगा। तो सीधी सी बात है, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट है तो किस पे एप्लीकेबल होगा, हिंदुओं पे एप्लीकेबल होगा। अब हिंदू कौन है, ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदू कौन कौन है, उससे आप फिर से देख सकते हैं। नहीं तो आपको पता ही है हिंदू कौन कौन है, जो हिंदू है उन पे ये एप्लीकेबल है। ठीक। सेक्शन 4 डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। यहाँ पे केवल 3 डेफिनेशन दी है इन्होंने, माइनर, गार्जियन एंड नेचुरल गार्जियन, और बहुत इजी वे में डेफिनेशन दी है। माइनर का मतलब हो गया जिसने 18 ईयर्स को अभी गेन ना किया हो, या जिसने 18 ईयर्स को अटेन नहीं किया है तो वो माइनर है, सीधी सी बात। गार्जियन की बात करो तो गार्जियन के लिए इन्होंने कहा है कि जो किसी भी माइनर की केयर करता है उसकी या उसकी प्रॉपर्टी की, तो वो कौन होगा, गार्जियन होगा। 4C में नेचुरल गार्जियन की इन्होंने डेफिनेशन दी है। नेचुरल गार्जियन बोले बहुत इजी बता दे, बोले नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन वही होगी जो सेक्शन 6 में दी गई है, ये डेफिनेशन क्लॉज कहता है। सेक्शन 5 ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट की बात करता है। यहां पे देखिएगा किसी भी एक्ट में कुछ सेविंग क्लॉज होते हैं, कुछ ओवर राइडिंग इफेक्ट होते हैं, इनका अंतर समझ लीजिए।
रिपीलिंग क्लॉज भी होते हैं। रिपीलिंग क्लॉज किसी चीज को रिपील कर रहे होते हैं। सेविंग क्लॉज किसी चीज को सेव कर रहे होते हैं कि ये एक्ट बन गया लेकिन वो चीज अभी भी खत्म नहीं हुई, उसको हमने सेव करके रखा है। ये है ओवर राइडिंग इफेक्ट। ओवर राइडिंग का मतलब होता है कि ये एक्ट जो है वो किसी दूसरे चीज को क्या कर रहा है, ओवर राइड कर रहा है, यानी उसको सीज कर देगा, अपना जो है वो अस्तित्व ज्यादा हो जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो ओवर राइडिंग इफेक्ट ये बात करता है कि जैसे अगर कोई पुरानी कस्टम चली आ रही है या पुराना कोई लेजिस्लेशन है, कोई भी लॉ है, अगर वो इस एक्ट से कंट्राडिक्ट करता है तो वो वैलिड नहीं होगा। केवल इतनी बात की है इन्होंने। सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है इसका इंपॉर्टेंट चीजें। सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा। ठीक, 3 पॉइंट सेक्शन 6 में दिए गए हैं। इसमें हमें देखना है कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा, क्योंकि यहां पे देखिए इन्होंने बता ही दिया है कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा, जो सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। अब हम आ गए सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 ये बताता है कि नेचुरल गार्जियन आपका होगा कौन। पहली चीज, अगर लेजिटिमेट माइनर है, लेजिटिमेट माइनर का जो नेचुरल गार्जियन सबसे पहले कौन होगा, फादर होगा। फादर के बाद फिर कौन होगा, मदर होगा। इतनी चीज क्लियर कि नेचुरल गार्जियन जब हम देखेंगे, अगर चाइल्ड लेजिटिमेट है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है तो सबसे पहले कौन होगा, फादर, फादर के बाद मदर। लेकिन अगर जो लेजिटिमेट चाइल्ड है उसकी एज लेस देन 5 ईयर्स है, तब गार्जियन तो उसका फादर ही रहेगा, लेकिन कोर्ट कस्टडी जो है वो मां को दे सकता है। अगर 5 ईयर से कम का कोई बच्चा है तो उसकी कस्टडी किसको दी जा सकती है, मां को दी जा सकती है। लेकिन गार्जियन कौन रहेगा, गार्जियन फादर ही रहेगा। तो यहां पे गार्जियन और कस्टडी में एक कंफ्यूजन है, उसको जरा क्लियर कर लीजिए। देखिए, गार्जियन होना अलग की चीज है और किसी बच्चे की कस्टडी मिलना एक अलग की चीज है। अगर हम डिफरेंस देखें, हम बात करें कि क्या होता है कस्टडी, गार्जियन क्या होता है, वो तो हमने सेक्शन 6 में ही देख लिया, या सेक्शन 4B में गार्जियन की डेफिनेशन हमने देख ली। कस्टडी एक तो ये मैट्रिमोनियल रिलीफ है। कस्टडी क्या करता है कि जब कोई डिस्प्यूट होता है स्पाउसेस के बीच में, तब जो कोर्ट है वो बच्चे की कस्टडी दोनों को दे सकता है। दोनों में से अब डिस्प्यूट हुआ है तो दोनों लोग अगर लेने तैयार होते, डिस्प्यूट ही नहीं होता। इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक को दी जा सकती है, वो कस्टडी दी जाती है। यानी कस्टडी कोर्ट के थ्रू दी जाती है। गार्जियन से जो है ये बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है, लॉ के ऑपरेशन से हो सकता है। अब अगर हमने जिसके यहाँ बर्थ ले लिया तो हम वो हमारे गार्जियन हो गए, तो इसके लिए हमें कोर्ट थोड़ी लगाएगी नहीं आप इनके गार्जियन हो, वो तो ऐसे ही हो गया। लेकिन कस्टडी कोर्ट के थ्रू दी जाएगी। एक चीज ये भी जरूरी नहीं है कि जो पर्सन गार्जियन हो कस्टडी भी उसी के पास हो सकता है कि गार्जियन जो है वो कोई और है, कस्टडी किसी और के पास है बच्चे की, ये भी पॉसिबल है। आप ये भी कह सकते हैं जो गार्जियन होता है ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और इसके राइट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब जो गार्जियन है वो लंबे समय तक गार्जियन रहेगा। कस्टडी कोई जरूरी नहीं है, कस्टडी एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है। कस्टडी जिसके पास होती है उसके पास राइट्स भी बहुत कम होते हैं। कस्टडी आप कह सकते हो 2 दिन की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कस्टडी एक अलग चीज है, गार्जियन होना एक अलग चीज है। तो सेक्शन 6(1) ये कहता है अगर लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है, सबसे पहले गार्जियन उसका फादर होगा, फादर बाद मदर होगा। लेकिन चाइल्ड अगर 5 साल से कम है तो उसकी कस्टडी मां को दी जा सकती है। एक चीज। सेकंड में इन्होंने कहा कि अगर इललेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है, चेंज हो जाएगा। अगर इललेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है तो पहली गार्जियन कौन है, मदर है, उसके बाद फादर है। यानी लेजिटिमेट में फादर पहले, इललेजिटिमेट में मदर पहले, 2 चीजें। थर्ड में कह रहे हैं अगर माइनर मैरिड गर्ल है, भाई माइनर है लेकिन शादी हो गई लड़की की अब, तो उसमें ये कहा गया कि माइनर मैरिड गर्ल का जो गार्जियन होगा वो हस्बैंड होगा, कोई डाउट नहीं है, एक्ट भी यही कहता है। लेकिन हस्बैंड भी अगर माइनर है तो उस गर्ल के मदर और फादर जो है वो उसके गार्जियन होंगे। यानी माइनर मैरिड गर्ल का गार्जियन कौन होगा, हस्बैंड होगा। लेकिन हस्बैंड भी अगर है माइनर तो फादर एंड मदर ऑफ गर्ल जो है वो गार्जियन हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे हाँ एक एक्सप्लेनेशन और दिया गया जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेप फादर एंड स्टेप मदर जो है वो इंक्लूड नहीं है सेक्शन 6 में फादर और मदर की डेफिनेशन में। यानी स्टेप फादर और स्टेप मदर इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो ये 6 सेक्शन हमने देखे, फिर से आप देख सकते हैं। सेक्शन 1 में सॉल्ट टाइटन एंड एक्सटेंड, सेक्शन 2 में सप्लीमेंट होगा इस एक्ट का, सेक्शन 3 में एप्लीकेशन ऑफ एक्ट हिंदुओं का एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 4 डेफिनेशन क्लॉज है, माइनर जो 18 से कम का हो, गार्जियन जो किसी बच्चे की केयर करे उसकी उसकी प्रॉपर्टी की, नेचुरल गार्जियन बोले वही डेफिनेशन होगी जो 6 में होगी, ओवर राइडिंग फैक्ट किसी भी कस्टम किसी भी लेजिस्लेशन जो इससे लॉ से कंट्राडिक्ट कर रहा है वो इनवैलिड हो जाएगा। सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन दी है, बोले अगर लेस्टिमेट माइनर चाइल्ड है तो पहले फादर फिर मदर, बच्चा अगर 5 साल से कम है तो कस्टडी मदर को, इलेस्टिमेट माइनर चाइल्ड है पहले मदर फिर फादर, माइनर मैरिड गर्ल अगर है तो पहले हस्बैंड को, अगर हस्बैंड भी माइनर है तो फादर एंड मदर ऑफ गर्ल, स्टेप फादर एंड स्टेप मदर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात, कुछ सोचना है ही नहीं, एक बार अच्छे सुन लोगे पता लग गया ये एक्ट है। ऐसे ही कुछ सेक्शन और बचे हैं वो देख लेते हैं। सेक्शन 7 बात करता है अडॉप्टेड चाइल्ड की, अगर किसी ने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया है तो जो अडॉप्ट करते हैं वो अडॉप्टिव फादर अडॉप्टिव मदर कहलाते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि पहले फादर होगा फिर मदर होगा, कोई डाउट नहीं, यानी कि पहले मदर केवल एक ही केस में होगा जब इलेस्टिमेट माइनर चाइल्ड होगा, अदरवाइज पहले फादर ही होगा, बस इतना याद रखिए। सेक्शन 8 पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन की बात करता है, नेचुरल गार्जियन को क्या क्या पावर होंगी, तो बहुत सिंपल है, वो माइनर के बेनिफिट के लिए हर काम कर सकता है, उसके लिए बॉडी के लिए उसकी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन नो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि जो गार्जियन है वो अपने बच्चे को किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं कर सकता। एक चीज लीज, यहां पे भी थोड़ा टेक्निकल है, अच्छे समझ लीजिएगा कि जो नेचुरल गार्जियन है वो अपने माइनर की प्रॉपर्टी लीज पे दे सकता है, सही बात है, मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए लीज पे तो दे सकता है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो 5 इयर्स की, और साथ में इन्होंने कहा है कि मेजर होने के 1 साल बाद तक दे सकता है। इसके अंतर को समझिएगा जरा, जैसे मान लीजिए कोई माइनर हमारा है 7 इयर्स का, तो इसकी प्रॉपर्टी लीज पे कितने साल के लिए दी जा सकती है, मैक्सिमम 5 के लिए। देखिए 5 से ऊपर तो लीज दी ही नहीं जा सकती है माइनर की प्रॉपर्टी, तो वो तो पहली वाली बात हो गई। लेकिन मान लीजिए हमारा जो माइनर है वो है 15 साल का, ठीक, तो ये मेजर हो जाएगा 3 साल बाद, और इन्होंने ये भी क्लॉज जोड़ा है कि मेजर होने के 1 साल बाद तक और आप उसकी प्रॉपर्टी लीज पे दे सकते हो, तो 3 + 1 यानी कि 4। अगर माइनर 15 साल का है तो प्रॉपर्टी आपकी 4 इयर्स तक लीज पे दी जा सकती है। यानी आप ये समझ लो कि जो मैक्सिमम 5 साल, 5 तभी दी जा सकती है जब 5 हो जाए और वो बच्चा मेजर ना हो, अब मेजर होने के 1 साल बाद तक और दी जा सकती है। यानी कि हम ऐसे समझे, जैसे इसको हम एक और इलस्ट्रेशन ले लें, मान लीजिए बच्चा हो गया है 14 साल का, 14 इयर्स का, तो मेजर ये कब हो जाएगा, 4 इयर्स में, लेकिन 1 साल मेजर होने के बाद भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, +1 5 इयर्स तक कर सकते हो। यानी कि मैक्सिमम 5 इयर्स तक प्रॉपर्टी लीज पे दी जा सकती है, और मेजर होने के 1 साल बाद तक जितनी उसकी एज होगी उस पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक। इसके बाद नो ट्रांसफर विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। अब जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसको ना तो आप सेल कर सकते हो, ना गिफ्ट कर सकते हो, ना मॉर्गेज कर सकते हो, ना एक्सचेंज कर सकते हो, यानी ट्रांसफर के जितने भी तरीके हैं मूल प्रॉपर्टी वो नहीं कर सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट आपको परमिट कर देगा तो कर सकते हो, कोर्ट तभी परमिट करेगा जब उसे लगेगा कि ये माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया है। यानी पूरा एक्ट आप एक ही बात को ध्यान रख के कीजिएगा कि कोई भी डिसीजन इस बात पे लिया जाएगा कि माइनर का बेनिफिट किसमें है, बस। इफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेरी इट विल बी वॉइड। अब मान लो ये सब चीजें तो हैं, अब माइनर से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि नहीं नहीं ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं होगा, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहां लिखने की जरूरत थी ही नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है आपने तो आपको पता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है, तो ये भी वॉइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 9 बात करता है टेस्टामेंट्री गार्जियन की और उसके राइट्स की। तो इन्होंने कहा कि टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होता है, सेक्शन 9 में दिया गया है। टेस्टामेंट्री का गार्जियन का मतलब होता है जो वसीयत के द्वारा, बिल के द्वारा, टेस्टामेंट के द्वारा गार्जियन बनाया जाता है। यानी कि जो नेचुरल गार्जियन है वो अपने किसी माइनर के लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन बना सकते हैं, और इन टेस्टामेंट्री गार्जियंस के राइट्स सेम होंगे जैसे कि नेचुरल गार्जियन के होते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें बस ये देखना है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, प्रिवेल कौन सा गार्जियन करेगा। ये टेक्निकल चीज है जो थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। बहुत इजी वे में हमने बताने की कोशिश की। देखिए फादर है, ठीक, उसने एक अपने बच्चे के लिए जो माइनर है गार्जियन अपॉइंट कर दिया, ठीक है, और मां है ही नहीं उसकी, तो
कोई दिक्कत नहीं है। जब माँ है ही नहीं है, उसने जो है गार्जियन टेस्टामेंट अपॉइंट कर दिया, तो फादर की जैसी डेथ होगी तो ये जीवन या जी जो है ये क्या बन जाएगा, बच्चे का गार्जियन बन जाएगा, क्योंकि माँ तो है ही नहीं। हाँ, दूसरी पोजीशन लेते हैं जिसमें क्या है, फादर है, इसने अपनी वसीयत से एक गार्जियन भी अपॉइंट कर दिया है और मदर भी है, मदर जिंदा है अभी। अब जैसे ही फादर की डेथ होगी, फादर की डेथ होने के बाद अगला गार्जियन तुरंत कौन हो जाएगा, मदर हो जाएगी, क्योंकि ये तो नेचुरल गार्जियन है। टेस्टामेंट्री गार्जियन का रोल ही तभी आएगा जब नेचुरल गार्जियन नहीं होंगे, ये दिमाग में रखिए बस। तो फादर के बाद अगर मदर जिंदा है तो अभी इसका कोई मतलब ही नहीं है, मदर कौन बन जाएगी, नेचुरल गार्जियन है तो बन जाएगी। अब मदर ने मान लो किसी दूसरे गार्जियन को किसी वसीयत के थ्रू बनाया ही नहीं है, मदर कोई गार्जियन नहीं बना के गई, मदर भी मर गई। अब जैसे ही मदर की डेथ होगी तो फादर ने जो गार्जियन अपॉइंट किया था ये क्या कर जाएगा, प्रिवेल कर जाएगा। अब ये गार्जियन हो गया, टेस्टामेंट्री गार्जियन हो गया बच्चे का। ये तो दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन और टेक्निकल है। मान लीजिए फादर ने ये गार्जियन अपॉइंट कर दिया अपनी वसीयत से जीवन, मदर उस समय जिंदा थी और मदर भी एक गार्जियन अपॉइंट करके चली गई G2। तो अब जब मदर की डेथ होगी तो यहाँ पे वो गार्जियन माना जाएगा जो मदर ने अपॉइंट किया है, यानी फादर ने जीवन को अपॉइंट किया था ये नहीं प्रिवेल करेगा। अब जो मदर ने अपॉइंट किया है G2 को, ये टेस्टामेंट्री गार्जियन माना जाएगा। सिंपल सी बात फिर से आप देख लो, वैसे समझ में आ गया होगा, हमें लगता है दोबारा बता दे शायद और अच्छे रह जाए। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन का रोल स्टार्ट ही होता है नेचुरल गार्जियन के बाद। तीन कंडीशन हो सकती है, फादर है मदर है ही नहीं, कोई वसीयत से गार्जियन बना दिया वो बन जाएगा, कोई डाउट नहीं। फादर है मदर भी है, फादर ने वसीयत से गार्जियन बना दिया, मदर ने कोई गार्जियन नहीं बनाया तो फादर वाला गार्जियन प्रिवेल कर जाएगा। फादर भी है मदर भी है, ठीक। अब फादर ने भी गार्जियन अपॉइंट किया था लेकिन मदर भी अपॉइंट करके गई है, और मदर की डेथ के बाद, फादर की डेथ पहले ही हो गई अभी तो मदर गार्जियन बनेगी, अब मदर की डेथ के बाद जो मदर ने गार्जियन अपॉइंट किया वो बन जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो सेक्शन 9 टेस्टामेंट्री गार्जियन उसके राइट्स की बात करता है। सेक्शन 10 कहता है माइनर में बी गार्जियन ऑफ माइनर बट नॉट प्रॉपर्टी। ये भी बहुत अच्छी बात है। बोले माइनर का गार्जियन हो सकता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता। यानी कि हो सकता है कि एक बंदा जो है वो किसी माइनर का गार्जियन माइनर ही हो, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए 15 साल में किसी की शादी हो गई, 17 साल में उसके बच्चा हो गया, तो इस बच्चे का गार्जियन कौन होगा, ये फादर ही होंगे, जो कि कितने साल के हैं इस समय, 17 साल के हैं। तो बच्चा भी माइनर, पापा भी माइनर, माइनर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, मान लो कहीं की प्रॉपर्टी मिल गई, इसको गिफ्ट मिल गई, नाना ने दे दी, किसी और ने दे दी, तो उस प्रॉपर्टी का गार्जियन ये नहीं हो सकता। यानी कि सेक्शन 10 कहता है कि माइनर एक माइनर का गार्जियन हो सकता है लेकिन माइनर किसी माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 10 कहता है माइनर मे बी अ गार्जियन ऑफ माइनर बट नॉट प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। सेक्शन 11 बात करता है डिफेक्टो गार्जियन को कोई पावर नहीं होती है। डिफेक्टो गार्जियन क्या होता है कि जैसे कुछ लोग खामखा अपने आप को मान ही लेते हैं कि हम तो गार्जियन है बेटा तुम्हारे, चिंता ना करो हमारे सब सही है। कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा केयर कर जाते हैं, ज्यादा फील ले जाते हैं। तो मान लीजिए कोई बंदा बहुत ज्यादा केयर कर रहा है किसी की, ठीक है, अब दुनिया भी मान रही थी नहीं इसके गार्जियन जो है भाई बहुत इसकी केयर करता है। एक्चुअली में क्या है, ये एक्ट आ गया, इस एक्ट ने सब बता दिया कि कौन गार्जियन किस तरीके का होगा क्या होगा। तो जो किसी तरीके में गार्जियन नहीं आता है, केवल खाली मूली में अपनी जो है वो किसी की केयर कर रहा है, उसको कहा जाता है डिफेक्टिव गार्जियन। तो इस एक्ट का सेक्शन 11 कहता है ऐसे डिफेक्टिव गार्जियन को किसी तरीके कोई पावर नहीं होगी। सिंपल सी बात है। सेक्शन 12 कहता है नो गार्जियन फॉर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन अ जॉइंट फैमिली। अभी हमने शॉर्ट में लिखा है, वर्ड तो आपको पूरे लिखने पड़ेंगे। नो गार्जियन फॉर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। देखिए ज्वाइंट फैमिली जब होती है तो उसमें अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होते हैं। ज्वाइंट फैमिली में पूरी प्रॉपर्टी एक ही होती है। जो कर्ता ऑफ द फैमिली होता है वो क्या करता है, उसकी देखभाल कर रहा होता है। अब मान लो वहां कोई माइनर है, ठीक है, अब माइनर है तो ये कहे कि मेरी माइनर के जो प्रॉपर्टी हिस्से में आएगी जो अभी अनडिवाइडेड है, अभी डिवाइड नहीं हुई है। ऐसे समझो, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे तो आ गया होगा ये, लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो ये और चीज देख लो। जैसे मान लीजिए ये एक पूरी ज्वाइंट फैमिली है, प्रॉपर्टी होगी, इसमें कोई एक माइनर है, तो इस ज्वाइंट फैमिली में इस माइनर का भी कोई हिस्सा होगा, लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी डिवाइड ही नहीं है तो पता ही नहीं है कौन सा हिस्सा है। तो सेक्शन 12 ये कहता है ये माइनर अपने हिस्से की केयर करने के लिए किसी गार्जियन को अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कर्ता कर ही रहा है। जब ये डिवाइड होगी तब देखा जाएगा, तब आप अपना करो जो कर सकते हो।
यानी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात। नो गार्जियन फॉर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन अ ज्वाइंट फैमिली। ओके, सेक्शन 13 जो हमने बार बार बात की है पूरे एक्ट की, उसी को बात कहता है। सेक्शन 13 कहता है पैरामाउंट कंसिडरेशन इज द बेनिफिट ऑफ माइनर, कि पूरा ये जो हम समझा रहे हैं इसका पैरामाउंट कंसिडरेशन यही है, भैया काम वही करो जिसमें माइनर का बेनिफिट हो, यानी माइनर के अगेंस्ट जाके किसी तरीके का कोई काम आपको नहीं करना है। तो देखिए ये हमने पूरा बेयर एक्ट अपना जो है वो डिस्कस किया। दो चीजें यहाँ पे हम बाद में इसलिए बता रहे हैं जिससे कि ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है, यही से क्वेश्चन आता है जो गलत होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको अलग से बता दे रहे हैं, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिए। हमने सेक्शन 4B में देखा गार्जियन की क्या डेफिनेशन होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपने ये भी देखा कि गार्जियन जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। सेक्शन 4B में इन्होंने बताया है कि गार्जियन 3 तरीके के हो सकते हैं, एक नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अब देखिए जो रियल फादर मदर है वो तो नेचुरल गार्जियन हो गए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल गार्जियन ही अपॉइंट कर देते हैं अगर बिल के थ्रू माइनर के लिए कोई गार्जियन, तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन हो गया। अब मान लीजिए नेचुरल गार्जियन भी नहीं है, टेस्टामेंट्री भी अपॉइंट करके नहीं गए हैं, तो अब कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकता है माइनर के लिए गार्जियन। तो गार्जियन 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, टेस्टामेंट्री और अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। जब आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो ये 4 पॉइंट्स दिया होगा, 3rd और 4th दोनों कोर्ट से रिलेटेड है, तो हम सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। एक चीज और हमें देखनी है सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में हमने ये डिस्कस किया है कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा, तो हमने पूरा उसको डिस्कस किया कौन नेचुरल गार्जियन हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 6 में एक प्रोवाइजो दिया है, वो ये बताता है कि कोई भी गार्जियन वो अब गार्जियन नहीं रहा, कब, मतलब क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कोई भी गार्जियन अब गार्जियन बनने के लायक नहीं रहेगा, या वो गार्जियन बनने की जो क्वालिटी है उसको खो देता है। तो इसमें 2 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। पहला तो है जब वो सीज टू बी हिंदू, अगर उसने अपना रिलीजन ही कन्वर्ट कर लिया, अब वो हिंदू नहीं रह गया तो गार्जियन भी नहीं हो सकता, पहली चीज सीज टू बी हिंदू। सेकंड क्या है, परमानेंटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड और बिकम्स सन्यासी। अब मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसने परमानेंटली और फाइनली अपने जो ये संसार है उसका परित्याग कर दिया, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया, या उसने सन्यास ले लिया, सन्यासी हो गया वो। अब इन दोनों ही कंडीशंस में कोई भी पर्सन गार्जियन नहीं बन सकता। तो ये टोटल पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का जो है, उसको लेके 13 सेक्शन है, सब सेक्शन हमने एक एक करके डिस्कस कर दिए हैं, और जो टेक्निकलिटी है उसको बाद में बता के हमने इसको बिल्कुल आपका क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये है कि इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स अ लॉट।